हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 4 में आज हम देखने वाले हैं स्टेशनरी वेव। उसका फॉर्मेशन देखने वाले हैं और इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव भी देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को देखा था। आज भी उसका ही ये यूज़ है स्टेशनरी वेव, यानी जो एप्लीकेशन है बोल सकते हो, या वी से दैट इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। स्टेशनरी वेव एक एग्जाम्पल ही है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो उसमें हमने देखा था कि वी कंसिडर टू वेव पल्सेस, दो वेव पल्सेस को देखा था, और ये दो वेव पल्सेस के टू केसेस देखे थे। फर्स्ट केस को देखा था कि हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सेम है, और जो फेज़ है वो फेज़ भी कैसा है, सेम है, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज़। ठीक है, ये देखा था हमने। और सेकेंड केस देखी थी कि हैविंग द जो सेम एम्पलीट्यूड तो है ही, सेम एम्पलीट्यूड है ही, बट हैविंग द अपोजिट फेज। और फाई क्या है, अपोजिट है। ठीक है, फेज कैसा है, अपोजिट है। फाई इज द फेज एंगल, बट फेज कैसे है, कैसा है, अपोजिट है। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज भी हम देखने वाले हैं कि ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही एग्जांपल है स्टेशनरी वेव, बट हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड। कैसे दो वेव हमको फिर से कंसिडर करना है, सेम एम्पलीट्यूड, और दे आर ट्रैवलिंग थ्रू अपोजिट डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम फ्रीक्वेंसी। यानी अभी भी हमको स्टेशनरी वेव्स के लिए दो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ही कंसिडर करने हैं, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड बट दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखते हैं फिर अभी। तो यहाँ पे आपको स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन दिखाई दे रही है, पर डायरेक्टली अगर डेफिनेशन बताती हूँ तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। थोड़े से हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्या है थ्योरी। तो फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, कैसे फॉर्म होती है स्टेशनरी वेव, उसको देखेंगे, फिर ये डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब स्टेशनरी वेव कैसे, क्या है, कैसे फॉर्म होती है, वैसे हम देखेंगे कि अगर हमने सपोज करो ये दो फिक्स पॉइंट है, इसमें एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि ये स्ट्रिंग को पुल करेंगे फ्रॉम सेंटर से। अगर ये स्ट्रिंग को पुल की करेंगे, ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रेच है, स्ट्रेच किया हुआ है ये स्ट्रिंग को, और इफ़ वी पुल दिस स्ट्रिंग फ्रॉम द मिडल से अगर पुल करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ, जैसे ये रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं इसको, तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। क्या तैयार होती है वहाँ पे, दो प्रोग्रेसिव वेव्स तैयार होंगी, और वो कैसी रहेगी, दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे ट्रैवल कर रही होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, और ये जो वेव्स है अब अपोजिट साइड से ट्रैवल करेगी, और दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फिक्स एंड। यानी ये फर्स्ट वेव है सपोज करो, और ये है सेकेंड वेव, तो ये क्या होगी, अगेन ये सपोज लेफ्ट साइड वाली वेव्स अगर राइट साइड तक पहुंचेगी तो ये फिक्स एंड से वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आएगी। वैसे ये 2 नंबर की वेव लेफ्ट साइड में पहुंचेगी तो वो फिर से रिफ्लेक्ट होगी ये फिक्स एंड से, और फिर से वो स्टार्ट करेगी। तो यहाँ ये समझ में आया है ना कि स्ट्रिंग जैसे रिलीज करेंगे तब क्या होगा, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड दे आर रिफ्लेक्ट भी होंगी, रिफ्लेक्टेड एट फिक्स एंड्स। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एट फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग में इनिशियली, तो हैविंग दे आर रिफ्लेक्टेड वेव्स। ठीक है, और दे कंबाइन होंगे, दोनों भी क्या होंगी, कंबाइन होंगी यहाँ पे, और कंबाइन होने के बाद में दे कंबाइन टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव। क्या तैयार होगा, कंबाइन होने के बाद में वहाँ पे फिर हमारी स्टेशनरी वेव तैयार होगी।
ठीक है, तो क्या मैंने कहा, समझ में आया क्या? द वेव्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है स्ट्रिंग में, ठीक है, पहले प्रोड्यूस होती है, देन दे आर रिफ्लेक्टेड वेव्स, जो अब ये प्रोड्यूस हो गई 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है, और ये कैसे ट्रैवल करेगी और ये रिफ्लेक्ट होगी बाद में ये एंड से, ठीक है, ट्रैवल करने के बाद में ये ऐसा जाएगी पूरी 1 नंबर, ये 2 नंबर ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर से ये 2 नंबर आएगी और ये 1 नंबर आएगी, ये यहाँ पे मिल जाएगी और ये कंबाइन होने के बाद में ये क्या तैयार होगी? स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, ठीक है। आफ्टर यानी रिफ्लेक्टेड वेव्स कंबाइन टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स, रिफ्लेक्टेड वेव कंबाइन होने के बाद में स्टेशनरी वेव तैयार होगी, ठीक है, समझ में आया? तो अब जो स्टेशनरी वेव आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कैसी वो तैयार होगी और कैसे दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, ये रिफ्लेक्ट दो वेव्स है वो कंबाइन हुई है, कंबाइन होने के बाद में पहले तो तैयार हुई, रिफ्लेक्ट हुई 2 एंड पे, ठीक है, 2 एंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये 2 फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो कंबाइन हो गई है, कंबाइन होने के बाद में ये आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ये कैसे दिख रही है आपको? स्टेशनरी वेव तैयार हो गई है और ये कैसे दिख रही है आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब ये जो यहाँ पे डायग्राम में आपको ये 2 साइड वाले एरो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 साइड वाले एरो क्या इंडिकेट करते हैं? तो इट इंडिकेट मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये इंडिकेट करती है पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी कैसा मोशन हो रहा है पार्टिकल का, ये ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसा दोनों साइड में मोशन हो रहा है। ओके, समझ में आया? अब एंटी नोड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे ज़्यादा यानी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंटी नोड है, वहाँ पे क्या तैयार हो गई है? एंटी नोड। एंटी नोड देखो कैसी दिख रही है आपको, ऊपर के साइड में दिखाई दे रहा है और वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एरो की लेंथ देखो वहाँ पे कैसी है, एरो की लेंथ जो है वो मैक्सिमम है, यानी एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको लेंथ कैसी दिखाई दे रही है? मैक्सिमम दिखाई दे रही है, तो एंटी नोड मीन्स क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और नोड की तरफ देखेंगे, नोड कहाँ पे है? ये पॉइंट को नोड बोलते हैं। अब ये भी एक नोड है, ये भी नोड है, 3 नोड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो नोड और ये भी नोड है, यहाँ पे फर्स्ट ये भी नोड है और ये भी नोड है, ठीक है। और ये जो एंटी नोड यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही नोड यानी क्या है? नोड्स मीन्स दे आर पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, नोड्स मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? यहाँ पे एकदम मिनिमम हो गई है, 0, ये तो 0 पोजीशन है, यहाँ पे एकदम मिनिमम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे कैसा रहता है? यहाँ पे A पोजीशन रहती है, ये नीचे कैसी रहती है? -A रहती है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय द, ये कैसा रहेगा? ऊपर A नीचे भी A। अब माइनस इंडिकेट ओनली द डायरेक्शन, नीचे की तरफ है इसलिए डायरेक्शन, नहीं तो अगर एक एंटी नोड के लिए एम्पलीट्यूड कैसी हो गई? अब A + A इट इज़ इक्वल टू 2A हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आया? तो ये तो हमको आगे जाकर देखना ही है, पर आपको ये डायग्राम में एंटी नोड्स दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने ये जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो 2 साइड्स एरोस क्या इंडिकेट करते हैं? दे इंडिकेट, यहाँ पे 4 नंबर का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, 2 साइड एरोज इंडिकेट द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, मोशन ऑफ द पार्टिकल इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया ये? तो यही यहाँ पे मैंने जो बोला कि कंसीडर ए स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट्स एंड द स्ट्रिंग इज पुल्ड एट द मिडल एंड रिलीज, ये सब जो बोला है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे क्या फॉर्म होता है? 2 प्रोग्रेसिव वेव फॉर्म होती है और कैसे ट्रैवल करती है? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। दिस वेव्स आर रिफ्लेक्ट होती है एट द फिक्स एंड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है द वेव्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इनिशियली एंड दे आर रिफ्लेक्टेड वेव्स, रिफ्लेक्शन होने के बाद में कंबाइन होती है, कंबाइन टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स, ठीक है।
समझ में आया। और जो फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पे आपको वही 4 नंबर का पॉइंट सेकंड इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग इज शोन इन द फिगर। ये फॉर्मेशन हो गई है स्टेशनरी वेव, कैसी दिखती है? इट कंसिस्ट ऑफ एंटीनोड्स एंड नोड्स। जैसे हम ट्रांसवर्स वेव के लिए बोलते हैं क्रिस्ट एंड ट्रफ, लॉन्जिट्यूडिनल के लिए कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस फॉर्म होते हैं, वैसे ही स्टेशनरी वेव्स में एंटीनोड्स एंड नोड्स फॉर्म होते हैं। एंटीनोड्स मीन्स द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नोड्स मीन्स पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आई स्टेशनरी वेव्स कैसी दिखती है, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक रबर बैंड लो, हेयर बैंड जैसे रहते हैं ना वो थिन वाला, और उसको ऐसे स्ट्रेच करो और बीच से अगर पुल करो उसको, और आप देखोगे वाइब्रेशन, और ऐसी ही लूप आपको दिखाई देगी। ये सिंपल आप घर में कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम देखेंगे ये सब नोट्स ही है हमारी स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन। अब स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन आपको और इजी जाएगी क्योंकि हमने थ्योरी सब देखी हुई है। देखो मैं डायरेक्टली अब पढ़ के ही बताती हूँ। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव, दो वेव आइडेंटिकल है, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, कैसी है? सेम पाथ से ट्रैवल हो रही है दो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वेव ट्रैवल हो रही है? अपोजिट डायरेक्शन। इंटरफियर यानी वो मिक्स हो जाती है, तो हम बोलेंगे इंटरफियर विथ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे वर्ड बोलना है इंटरफियर विथ ईच अदर, और जो रिजल्टेंट वेव तैयार होगी उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज स्टेशनरी वेव। समझ में आया स्टेशनरी वेव यानी क्या है? तो मेरे साथ आप भी ये बोलो, मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ in opposite directions interfere with each other, resultant wave is called stationary wave। जो resultant wave तैयार होगी उसको क्या बोलेंगे? it is known as stationary wave। समझ में आया स्टेशनरी वेव यानी क्या है? अब डेफिनेशन इजी हो गई ना, इसलिए मैं पहले डेफिनेशन डायरेक्टली लेती नहीं हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद में लिया, तो डेफिनेशन आपको लर्न करने में भी अभी इजी जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब क्या है इक्वेशन इसका? हमने जैसे हर एक प्रोग्रेसिव वेव का भी इक्वेशन निकाला था, वैसे ही हम अब स्टेशनरी वेव का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे कि टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को ही कंसिडर करने वाले हैं, हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसी है? इक्वल एम्पलीट्यूड है, और वेवलेंथ भी इक्वल ही है। ठीक है, प्रोपोगेटेड ऑन ए लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन। दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को कंसिडर करना है। हैविंग एम्पलीट्यूड कैसी है उनकी? सेम एम्पलीट्यूड है। वेवलेंथ भी कैसी है? सेम वेवलेंथ है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग पे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, बट इन डायरेक्शन कैसी है उनकी? इन अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अब मैं लिख के ही आपको ये एक्सप्रेशन बताती हूँ। ये 3 मार्क्स के लिए एक्सप्रेशन आ सकता है, मेरे साथ आप भी लिखो, यानी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं एक्सप्रेशन लिख के ही बताती हूँ आपको। मेरी अपेक्षा है आप भी मेरे साथ लिखो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन हमने देखा हुआ है। क्या है प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन? तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ द इक्वेशन ऑफ wave, the equation of wave traveling along x एक्सिस। कैसे ट्रैवल हो रही है? एक्स एक्सिस। अब इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, हम डायरेक्शन कैसे लेंगे? इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोला तो भी चलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या रहता है इक्वेशन? हमको मालूम है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो बीच में माइनस साइन आता है, और हम ये फॉर्म इसका लेंगे y1 = a sin ओमेगा टी लेते हैं ना, तो अब हम ये फॉर्म लेंगे। हमने अलग अलग फॉर्म देखा हुआ है प्रोग्रेसिव वेव का, तो उसमें से एक फॉर्म ये है nt माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ये फॉर्म लेते हैं y1 = a sin 2π nt माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। और यही दूसरी वेव, अब अपोजिट वाली वेव लेना है, यानी ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। कैसे होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव मैं ऐसा डायरेक्टली लिखती हूँ, निगेटिव एक्स एक्सिस क्या है, इज कैसे रहेगा, y2 इज इक्वल टू वही इक्वेशन बट प्लस साइन रहेगा, ये भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा, देखो निगेटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स प्लस लेना है, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो अब ये दो वेव हम बोलते हैं कि इंटरफियर होती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इंटरफियर होती है। व्हेन दिस टू वेव्स इंटरफियर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, व्हेन दीज वेव्स इंटरफियर होती है, इंटरफियर, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमने देखा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कैसी रहेगी, इज, देखो कैसे रहेगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ऐसे रहेगी, ठीक है। अब हम दोनों को मिक्स करते हैं, y इज इक्वल टू y1 का इक्वेशन और y2 का इक्वेशन, आप मेरे साथ लिख रहे हैं ना, a साइन 2 पाई y1 का माइनस वाला इक्वेशन है एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, सब फॉर्म्स लर्न कर लो, ठीक है, प्लस a साइन, अब y2 वाला इक्वेशन 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा, y2 वाला इक्वेशन प्लस वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन a प्लस साइन b आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है हमारा साइन c प्लस साइन d का। आप ये क्या है फॉर्मूला है, मैं पहले लिखती हूँ, इट इज़ 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, देखो y कैसा रहेगा, y इज इक्वल टू, अब 2 साइन है ना, ये दिया हुआ है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, 2 साइन, अब 2a तो कॉमन है, हम a को निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचता है, ये है साइन c, ये है साइन d, ठीक है। तो साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, यानी ये क्या आएगा ऊपर देखो 2 पाई, अब मैं सॉल्व भी करती हूँ, 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये आ गई फर्स्ट टर्म, प्लस साइन c प्लस डी है ना, d को ऐड करेंगे, इट इज़ प्लस 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ठीक है, बाय 2, ये हो गई फर्स्ट टर्म, बहुत बड़ी है, ठीक है। ये हो गया 2a साइन लिखना रह गया मेरा, सॉरी यहाँ पे साइन लिखना रह गया, साइन c प्लस डी, तो ये हो गया हमारा साइन, ओके, साइन की टर्म हो गई, इंटू कॉस की टर्म अब लिखेंगे, नीचे लिखती हूँ, इंटू कॉस ऑफ क्या होगा c माइनस डी, तो पहला c लिखते हैं, 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये हो गया, ठीक है, ये माइनस, अब d है 2 पाई एन टी, अब ये प्लस साइन है फिर भी ये माइनस से ओपन हो रही है, इसलिए ये माइनस हो जाएगी, 2 पाई, अब यहाँ पे आएगा x अपॉन लैम्बडा, अंदर क्या बचता है देखो 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी, यहाँ पे ऊपर देखो 2 पाई एन टी, यानी ये हो गया 4 पाई एन टी हो गया, ठीक है, और ये टर्म कैंसिल हो रही है पूरी, ओके। यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये 2 टर्म कैंसिल हो गई, तो y का इक्वेशन कैसे आता है, y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ, साइन में क्या बचता है देखो 2 पाई एन टी, ऊपर क्या आता है 4 पाई एन टी आ गया है, ठीक है, ये मिल गया है हमको, 4 पाई एन टी मिल गया है, और बाय 2, ठीक है, और
नीचे के इसमें बाई टू लिखना रह गया, सॉरी, तो यहाँ पे बाई टू सी माइनस डी बाई टू है ना, यहाँ पे लिखना रह गया। अब कॉस के टर्म में क्या रहता है, देखो कॉस के इसमें क्या बचा है, सिर्फ माइनस टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, माइनस टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, इट इज़ माइनस टू इंटू टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, 2 टाइम्स 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा मिल गया, यानी बाय 2, ठीक है, ये मिला है। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे भी, ठीक है, ये हमको मिला हुआ है। अब क्या बचता है, देखो y इज़ इक्वल टू, ये क्या मिल गया, फिर ये जो 2 है और ये 2, यानी y इज़ इक्वल टू 4, ये यहाँ पे हमको मिलता है, देखो y इज़ इक्वल टू, ये 2a लिख लेती हूँ मैं, 2a साइन ऑफ 2 पाई एन टी रहता है सिर्फ, ओके, एक ब्रैकेट में 2 पाई एन टी रहता है, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस के ब्रैकेट में क्या बचता है, 2 2 तो कैंसिल हो गए, माइनस है ये, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो ये क्या मिलता है, कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। मैं अच्छे से दूसरे स्लाइड में लिखती हूँ, यानी ये आपको कैलकुलेशन दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत क्राउडी प्लेस में लिखा है, मैं पीछे लिखती हूँ ये फिर से टर्म, तो ये समझ में आया ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, ठीक है। तो यानी अब हमको क्या मिला है, y इज़ इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एन टी, दूसरे इसमें वही रिपीटेडली लिख रही हूँ मैं, वो y की वैल्यू कैसे मिली है, y इज़ इक्वल टू क्या मिला है, देखो y इज़ इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई एन टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये मिला है हमको, ठीक है, ये हो गया। ये जो इक्वेशन है, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो 2a है और जो कॉस की टर्म है, इसके बारे में हम लिखेंगे कैपिटल A, यानी एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्सटीट्यूटिंग 2a कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू a, इसको a कर देते हैं, तो वी गेट y इज इक्वल टू, देखो a फिर बचता क्या है, साइन ऑफ 2 पाई एन टी, ये मिलता है, ठीक है। तो यानी अब 2 पाई एन यानी क्या है, हमको मालूम है 2 पाई एन यानी इट इज़ ओमेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, हमको वही मिल रहा है। तो दिस इज़ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव which gives resultant displacement, क्या देता है ये, resultant displacement, ओके, समझ में आया, ये समझ में आया, यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है ये एक्सप्रेशन। तो समझ में आया ना आपको ये एक्सप्रेशन कैसा है। अब बात है ये जो मैंने ये जो यहाँ पे जो स्टेप सॉल्व किया है, आपको ये समझ में आया कि नहीं, आप धीरे से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको नहीं यार ये मैथमेटिकली ये सिंपल, 2 बार आप लिख के देखो, यानी आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो स्टेप है आपके बुक में दी नहीं है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप पर एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो, ठीक है। जैसे बुक में दिया है एग्ज़ाम में, आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये अवॉइड कर सकते हो मैथमेटिकल स्टेप्स, ठीक है। तो समझ में आया ये आपको कैसे आया है, इसलिए मैंने ये मैथमेटिकल स्टेप्स इन्वॉल्व करके बताया है, ओके। तो ये जो इक्वेशन हमको मिल रहा है, ये क्या क्या इंडिकेट करता है मैं आपको बताती हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली आगे नहीं जाएंगे। जो इक्वेशन हमको मिला है y इज़ इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये क्या क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे a यानी एम्पलीट्यूड है, और उसकी वैल्यू है 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, इसको याद रखना है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और ये जो टर्म है एक्स है उसमें, ठीक है, टाइम टी भी है, तो ये क्या है, इट इज़ यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि द वेव ये सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, क्योंकि एक्स इज़ प्रेजेंट ओनली इन द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड, एक्स कहाँ पे है, सिर्फ एम्पलीट्यूड के ही एक्सप्रेशन में है, ठीक।
ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आया। एक्स कहाँ पे है, एक्स इंडिकेट पोजीशन, और पोजीशन सिर्फ कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको सिर्फ एक्स, ये जो टर्म है सिर्फ एम्पलीट्यूड के इक्वेशन में ही है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट को याद रखना है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि एम्पलीट्यूड ये है a इज इक्वल टू 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा, तो इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ x, यानी वो x का फंक्शन है। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ये कैसा है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ x, बिकॉज एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ये डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट पार्टिकल के लिए, और जो एम्पलीट्यूड इज़ डिफरेंट, ये मैं पहले लिख लेती हूँ। एम्पलीट्यूड कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ऑल द पार्टिकल्स है स्ट्रिंग के, दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। सभी पार्टिकल हमने ये देखी है अभी, ये स्टेशनरी वेव की हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है डबल साइडेड एरो, तो ये कौन सी है, ये मीन पोजीशन है। तो सभी पार्टिकल को मीन पोजीशन से पास होकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ये पॉइंट भी याद रखना कि ऑल पार्टिकल्स जो है, सब पार्टिकल्स को मीन पोजीशन के तरफ जाना ही पड़ेगा, मीन पोजीशन से पास होना ही पड़ेगा। ठीक है, और कितनी बार पास होना पड़ेगा मीन पोजीशन से, तो टू टाइम्स पास होना पड़ेगा, ये याद रखना है। ठीक है, और जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है, क्या है वो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो ओमेगा है। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट एम्पलीट्यूड के, डिफरेंट रहती है डिफरेंट एम्पलीट्यूड के लिए, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये जो वेव है, इट इज़ नॉट मूविंग आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, सच ए वेव इज़ कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। इसका दूसरा नाम भी है स्टेशनरी वेव को, और एक नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव भी बोल सकते हो, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा वेव है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज लूप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लूप्स। ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये ऐसे डब्बे डब्बे दिख रहे हैं ना आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, ये दीज आर नोन एज लूप्स। ठीक है, तो ये समझ में आया लूप्स कैसे, लूप्स किसको बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है, स्टैंडिंग वेव। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई पूछेगा नहीं, पर आपको मालूम हो रहना चाहिए। ये समझ में आया। तो अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर नोड। कंडीशन फॉर नोड हमने देखा हुआ है कि नोड मीन्स क्या है, नोड इज़ द जहाँ ऐसा पॉइंट कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसी रहती है, मिनिमम रहती है। जैसे हमने ये देखा है कि कैसी है हमारी स्टेशनरी वेव्स, इस प्रकार से। तो नोड कैसा है, नोड कहाँ पे है, ये है, नोड इज़ डिनोटेड बाय एन। ठीक है, ये क्या है, नोड है। ठीक है, तो नोड जो है, नोड्स क्या है, नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम नोड्स बोलते हैं। और दिस इज़ पॉसिबल इफ़ एम्पलीट्यूड इज़ मिनिमम, यानी यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसी होगी, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मिनिमम है। मिनिमम यानी क्या है, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 0 है, एम्पलीट्यूड इज 0 है। अब एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या है, 2a cos ऑफ 2 pi x अपॉन लैम्बडा है। ठीक है, वो भी क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये 0 है, अब मैं क्या करती हूँ, 2a को दूसरे साइड अगर भेजेंगे तो यानी वी से दैट cos ऑफ 2 pi x अपॉन लैम्बडा भी क्या होगा, 0। अब cos 0 कब रहता है, जब ये 2 pi x की वैल्यू, 2 pi x अपॉन लैम्बडा की वैल्यू अगर π/2 रहती है। ठीक है, cos π/2 0 रहता है, यानी 2 pi x क्या क्या रह सकता है, 2 pi x रह सकता है π/2, और 3 π/2 भी रह सकता है, 5 π/2 भी रह सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर से x की वैल्यू कैसे आएगी, x इज़ इक्वल टू क्या आएगा, देखो x इज़ इक्वल टू पहले तो आएगा λ/4। कैसा आया λ/4, तो देखो पहले अब 2 pi x अपॉन लैम्बडा की वैल्यू π/2 अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, ये पाई कैंसिल हो गया, तो ये आएगा, सिर्फ x की वैल्यू आएगी λ/4 आएगी। समझ में आया। अब अगर 2 pi x की वैल्यू हम 2 pi x अपॉन लैम्बडा की वैल्यू अगर हम 3 π/2 रखते हैं, 3 π/2 रखते हैं तो पाई कैंसिल, तो वी गेट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आती है 3
3 लैम्बडा बाय 4 आएगी। ठीक है, ऐसे एक एक की वैल्यू रखते जाएंगे। 3 लैम्बडा बाय 4, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ 3 लैम्बडा बाय 4। अगर 2 पाई एक्स की वैल्यू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा की वैल्यू हम पाई बाय 2 रखते हैं तो वैल्यू आएगी 5 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, इस प्रकार x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कैसे मिल रही है हमको? पहले लैम्बडा मिली, फिर 3 लैम्बडा बाय 4, फिर 5 लैम्बडा बाय 4, फिर मिलेगी 7 लैम्बडा बाय 4, फिर मिलेगी 9 लैम्बडा बाय 4, फिर मिलेगी 11 लैम्बडा बाय 4। यानी x की वैल्यू कैसे मिलेंगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज़ देयरफॉर x इज इक्वल टू 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, ऑड वाले मिल रहे हैं, वेयर p की वैल्यू कैसी रहेगी, वेयर p इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें का डिस्टेंस कितना है, दो नोड्स में का डिस्टेंस कितना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स कितना रहता है। देखो अब हमने निकाली है वैल्यू, देखो लास्ट इसमें निकाली है, तो यहाँ पे हमने निकाली है कि 3 लैम्बडा बाय 4 ये सेकंड मिलते हैं। पहली है लैम्बडा बाय 4, देन 3 लैम्बडा बाय 4, फिर 5 लैम्बडा बाय 4। तो अगर पहली नोड हमको मिलती है, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारी डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है। तो फर्स्ट नोड हमको मिलती है, सपोज़ करो पहली नोड हमको ये यहाँ पे मिल रही है, तो अगर पहली नोड हमको लैम्बडा बाय 4 पे मिल रही है, सेकंड नोड हमको मिल रही है 3 लैम्बडा बाय 4 पे, थर्ड मिलती है 5 लैम्बडा बाय 4 पे, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो कैसा निकालेंगे, 3 फाइनल वाली यानी सेकेंड वाली माइनस फर्स्ट वाली, तो कितना मिलता है ये, इट इज़ 2 लैम्बडा बाय 4, दैट इज़ इट इज़ लैम्बडा बाय 2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, देखो कैसा आएगा, तो इट इज़ 5 लैम्बडा बाय 4 माइनस 3 लैम्बडा बाय 4। ओके, तो इट इज़ इक्वल टू कितना आएगा ये, इट इज़ 8 लैम्बडा बाय 4, दैट इज़ इट इज़ अगेन लैम्बडा बाय 2। ठीक है, यानी वी से दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड सीज कितनी है, लैम्बडा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स कितनी है, इट इज़ लैम्बडा बाय 2। समझ में आया फिर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स कितना है, इट इज़ लैम्बडा बाय 2। ऐसे हम एंटी नोड के लिए भी निकालेंगे। देखो एंटी नोड की कंडीशन क्या है, एंटी नोड यानी हमने देखा हुआ है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंटी नोड मीन्स क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले। तो अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी ये, ठीक है, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये है। ठीक है, अब हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब रहेगी, यानी ए की वैल्यू इट इज़ ±2a रहेगी। ठीक है, तो ऊपर वो ए यानी ये 0 पोजीशन है, ये 0 ऊपर तक ये ए है और नीचे भी ए है, माइनस है, माइनस इंडिकेट नीचे का साइन, तो a + a इतना ऐसा मूवमेंट करेगा यानी ट्वाइस a हो जाएगा। a + a इज इक्वल टू ट्वाइस a रहती है एम्पलीट्यूड। ठीक है, इतना कवर करता है। तो एम्पलीट्यूड जब +-2a रहती है तब हम बोलेंगे कि ये एंटी नोड्स मीन्स क्या है, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड क्या रहेगी, इट इज़ +-2a। अब एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं 2a cos ऑफ 2πx अपॉन लैम्बडा। ठीक है, इट इज़ +-2a। ओके, फिर cos ऑफ 2πx अपॉन लैम्बडा क्या मिलता है, इट इज़ इक्वल टू +-2a। ठीक है, ये समझ में आया, +-2a ये मिला है, सॉरी यहाँ पे +-2a नहीं, 2a कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 1 आता है, 1। ओके, ये 1 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 कब रहता है, ये मैं अच्छे से लिखती हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू 1 कब रहता है, ये हम देखेंगे कौन से एंगल के लिए cos थीटा 1 रहता है। तो यानी 2πx अपॉन लैम्बडा क्या क्या रहता है जब 1 मिलती है वैल्यू, तो cos 0 अगर है तो
ठीक है, यानी 2π(x) की बाय लैम्बडा की वैल्यू 0 है तो 1 मिलेगा। ठीक है, और माइनस भी चाहिए, हाँ, अगर पाई है तो, अगर 2π है तो, अगर 3π है तो, ऐसे 4π है तो ऐसा मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यानी अगर 2π(x) अपॉन लैम्बडा, ये अगर सपोज पाई है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू λ/2 होगी। ठीक है, अब 2π(x) के अपॉन लैम्बडा के लिए एक एक वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू क्या क्या मिलती है, पहले के लिए 0, फिर मिलेगी λ/2, फिर मिलेगी लैम्बडा, फिर मिलेगी 3 λ/2 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी हर टाइम हमको ऐसा मिल रहा है, दैट इज़ ये कैसा नेचर का है, x इज इक्वल टू λp/2। ठीक है, वेयर p की वैल्यू कैसी है, वेयर p इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स। क्या है देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स, टू सक्सेसिव एंटी नोड्स कितने होगा। देखो अब हमने देखा हुआ है कि लैम्बडा एंटी नोड्स यानी ये, ठीक है, ये मैं निकाल लेती हूँ, एंटी नोड्स यानी ये डिस्टेंस, सपोज़ ये हमको फर्स्ट वाली मिलती है लैम्बडा, ये पहले मिलती है 0 पे, फिर λ/2 के लिए मिलती है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, λ/2 माइनस 0 इज इक्वल टू λ/2। ठीक है, दूसरा मिलता है यहाँ पे थर्ड वाली जो है वो यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे लैम्बडा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्बडा माइनस λ/2, यानी ये दोनों का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओके, तो लैम्बडा माइनस λ/2 इज इक्वल टू λ/2। तो वी से दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज कितना है, इट इज़ λ/2। वैसे अब ये नोड है, ठीक है, ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो दोनों के बीच का, एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म हो रहा है, एक एंटी नोड, एक नोड, फिर से एंटी नोड, फिर यहाँ पे नोड, फिर से एंटी नोड, फिर यहाँ पे नोड, ऐसा अल्टरनेटली फॉर्म हो रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड कितना होगा, देखो दोनों में का डिस्टेंस तो λ/2 है, दो एंटी नोड का। ठीक है, दो एंटी नोड के बीच का तो डिस्टेंस λ/2 है, तो ये बीच वाला क्या आएगा, ईजी है, देखते ही पता चलता है कि इट इज़ λ/4। तो वी से दैट देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन अ नोड, एक नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/4। समझ में आया, λ/4 कैसे आएगा, तो ये एंटी नोड का है और ये नोड का है और ये अगेन एंटी नोड है। डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का डिस्टेंस है λ/2, तो ये क्या हो गया, λ/4, ये भी क्या हो गया, λ/4। ठीक है, समझ में आया, डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/4। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था आज हमने देखा हुआ, इसकी आप बहुत प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप स्टार्ट करके एक्सप्रेशन फॉर एंड कंडीशन फॉर एंटी नोड और कंडीशन फॉर नोड, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, अगली बार हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो तब मिलते हैं। ओके देन, इसकी प्रैक्टिस करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।